दोस्तों स्वागत है आपका इग्नाइट बैच में। आज हम बात करने वाले हैं पराशर दाब की। पराशर दाब समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टर्म समझने की जरूरत होती है, जैसे परासरण, विसरण और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आज हम बात करने वाले हैं परासरण की, विसरण की और अर्धपारगम्य झिल्ली की। तो आइए समझते हैं क्या होता है परासरण और क्या होता है विसरण। ध्यान दीजिए कि एक कंटेनर आपके पास में है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इस पानी में आपने रंग का टुकड़ा डाल दिया है। किसका टुकड़ा डाल दिया है? रंग का टुकड़ा। अगर इस रंग के टुकड़े को पानी में डालेंगे होगा क्या? ये रंग पूरे पानी में फैल जाएगा। अगर ये रंग पूरे पानी में फैलेगा तो क्या होगा कि ज्यादा सांद्रता जो थी रंग के टुकड़े की वो पूरे विलायक के अंदर प्रवाहित हो गई, कम सांद्रता की ओर प्रवाहित हो गया। इसका मतलब जो विलयन में विलय जो है वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो हो रहा है। विलय जो है वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो हो रहा है। कौन फ्लो हो रहा है? विलय फ्लो हो रहा है, विलय का प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम विसरण के नाम से जानते हैं, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? विसरण के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। साथ ही इसके अपोजिट आप देखिए कि अगर इस एक कंटेनर में आपने पानी ले रखा है और पानी में आपने किशमिश डाल दी। आप सभी ने डाली होगी घरों पर किशमिश, पानी में खूब आपने खाई होगी। पानी में डालकर किशमिश को क्या होता है? किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि जो पानी है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। क्या हुआ ऐसा कि जो पानी है वो कम सांद्रता है, पानी की सांद्रता क्या है? कम सांद्रता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं किशमिश की तो किशमिश एक अधिक सांद्रता की वस्तु है। क्यों है? क्योंकि आप उसके अंदर जो पदार्थ देखेंगे वो बहुत ही गाढ़ा और मीठा पदार्थ होता है, यानी कि उसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर विलायक फ्लो कर रहा है। यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है? विलायक फ्लो कर रहा है। अगर विलायक फ्लो कर रहा है तो किधर से किधर फ्लो करेगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता का मतलब है जहां विलायक की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा मात्रा होगी विलायक की। जब मात्रा विलायक की ज्यादा होगी तो ये फ्लो करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो विज्ञान है वो सिमेट्री की बात करती है, वो समानता की बात करती है, यानी कि चीजें इक्वल होना चाहती हैं। अगर चीजें बैलेंस होती हैं तभी साइंस चल पाती है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि जो विलायक है वो ज्यादा मात्रा जहां विलायक की थी वो कम मात्रा की ओर जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि किशमिश के अंदर ये प्रक्रिया तभी हो रही है क्योंकि किशमिश का जो छिलका है वो एक झिल्ली की तरह काम करता है, जिस झिल्ली का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप ये समझिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का जो प्रवाह होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है। विलायक का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, लेकिन आपको नहीं लिखनी है, आपको तभी लिखनी है जब आप समझ लेंगे इसको और बिना देखे आपको लिखनी है। जब भी आप कोई भी नोट्स बनाते हैं, कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि टीचर जो लिखवा रहा है उसके साथ न लिखें। जब वो रुक जाए तो बिना देखे उसको लिखने का प्रयास करें, तभी आप पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया है। बाद में उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो समझिए और लिखिए जरा डेफिनेशन आप अपने मन से कि परासरण क्या हो बताया था अभी हमने, तो लिखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करके आप कर सकते हैं इस काम को। हम आगे बढ़ते हैं और परासरण की परिभाषा लिखते हैं। तो क्या हुआ था परासरण के अंदर? विलायक का प्रभाव हुआ था। विलायक का प्रभाव किधर से किधर हुआ था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हुआ था? विलायक का प्रभाव हुआ था कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। विलायक का प्रभाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हुआ। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा? इस प्रक्रिया को हमने परासरण नाम दिया। और विलय का प्रभाव हुआ। विलय का प्रभाव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है।
कम सांद्रता की ओर होता है, सांद्रता की ओर होता है, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं विसरण। तो परासरण और विसरण की ये डेफिनेशन है। तो आप कैसे लिखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे विलेय का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इन दोनों के अंतर को लिख सकते हैं कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है विलेय, इसमें विलायक प्रवाह होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो इस तरीके से आप इन दोनों में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ये परासरण है और ये विसरण है। तो आपको समझ में आया होगा परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है। परासरण होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का स्वतः प्रवाह। क्या होता है परासरण, विलायक का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो आइए समझते हैं ये शब्द जो था अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे एसपीएम। क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो आप समझिए कि विलयन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्या क्या होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। अब आप समझिए कि छोटे कण इसमें से किसके होंगे, विलेय के कण छोटे होते हैं या विलायक के कण छोटे होते हैं। तो आप सोच कर बताइए कि इन दोनों में से किसके कण छोटे होते हैं। तो इसमें से कण जो छोटे होते हैं वो विलायक के कण छोटे होते हैं और विलेय के कण बड़े होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अगर आपके पास में कोई बहुत पतली सी झिल्ली है जिसके अंदर बहुत सूक्ष्म छिद्र हैं, तो इस छिद्र में से ऐसे छिद्र हैं ये जिसमें से केवल विलायक के कण तो निकल पा रहे हैं लेकिन विलेय के कण नहीं निकल पा रहे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास में चीनी और पानी का विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है, अगर आपको इसमें से चीनी अलग करनी है, पानी अलग करना है, बिना गर्म किए करना है, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो आप इसको क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में उससे प्रवाहित कर देंगे। तो इसमें से जो पानी है, विलायक है, वो तो निकल जाएगा, विलायक के कण तो इसमें से निकल जाएंगे पार, लेकिन विलेय के कण नहीं निकल पाएंगे और पानी अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया से आप कर सकते हैं पानी और चीनी को अलग, और इस झिल्ली को हम कह रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब पार हो, आधा विलयन पार होता है, आधा विलयन मतलब जिसमें केवल विलायक पार होता है, विलेय पार नहीं होता है। ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसमें केवल विलायक पार जा सकता है, विलायक पार जा सकता है। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं। तो आगे समझते हैं, आइए दोस्तों, परासर दाब। अब आप परासर दाब समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए हैं। तो अब आपको क्या समझना है, परासर दाब। आप समझ चुके हैं परासर क्या होता है, आप समझ चुके हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो आप परासर दाब भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी बिल्कुल 1 मिनट में आप परासर दाब समझ जाएंगे, क्योंकि आपने परासर समझ लिया है, अर्धपारगम्य झिल्ली समझ ली है। तो आपके पास में ऐसे 2 कंटेनर हैं जिनके बीच में आपने एसपीएम लगा रखी है। एसपीएम क्या लगा रखी है, एसपीएम। एसपीएम मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या खास बात है इसकी, जिसमें से केवल विलायक जाएगा, विलेय नहीं जाएगा, विलायक जाएगा, विलेय नहीं जाएगा। एक तरफ आपके पास में तनु विलयन है, एक तरफ आपके पास में तनु विलयन है, एक तरफ आपके पास में सांद्र विलयन है, एक तरफ तनु विलयन है और एक तरफ सांद्र विलयन है। आप बताएं कि विलायक ज्यादा कहां होगा, विलायक ज्यादा कहां होगा, कहां होगा, क्योंकि परासरण की प्रक्रिया आप जानते हैं कि परासरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें किसका प्रभाव होता है, विलायक का। पहली बात, क्यों होता है विलायक का प्रभाव, क्योंकि एसपीएम लगी होती है। एसपीएम में से केवल कौन प्रभाव हो सकता है, विलायक प्रभाव हो सकता है। इसीलिए अब बताइए जरा कि विलायक कहाँ जाता है, किधर से किधर प्रभाव होगा विलायक का। एसपीएम क्या करती है, केवल विलायक को जाने देगी, तो विलायक जाएगा किधर से किधर जाएगा, जहां ज्यादा विलायक होगा उधर से कम विलायक की तरफ। ज्यादा विलायक किसमें होगा, तनु में या सांद्र में। पतला कौन होता है, तनु या सांद्र, तनु। तो इसका मतलब विलायक किसमें ज्यादा, तनु में। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएगा विलायक। विलायक कहाँ जाएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। विलायक का
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? परासरण कहा था। अब जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पर कुछ 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 प्रेशर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। अगर प्रेशर लगाएगा तो उस प्रेशर को ही हम क्या कह देंगे? परासरण दाब। लेकिन उसको कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे, परासरण की क्रिया में लगने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परासरण की क्रिया में लगने वाला दाब। लेकिन इसको मापने का ये तरीका नहीं होता। इसको कैसे मापते हैं, आइए समझते हैं कि इसको मापने का तरीका क्या है। इसको मापने का क्या तरीका है, इसको एक चित्र के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे, एक कंटेनर है, इसके अंदर एसपीएम लगी हुई है, बीच में क्या लगी हुई है? एसपीएम। इधर तनु विलयन, इधर सांद्र विलयन, इधर तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। इनके जो लेवल है उन पर आपने ऐसे लाइन खींच रखी है। अब क्या होगा कि ये तनु विलयन से विलायक जाएगा। क्या जाएगा? विलायक जाएगा। और जैसे ही विलायक जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा क्योंकि प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर उठेगा। तो जितना प्रेशर नीचे से लग रहा है, अब यहाँ पे हमने प्रेशर लगाकर, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगा के इसको कंट्रोल कर लिया और इसको ऊपर नहीं उठने दिया। अगर हमने ऐसा किया कि यहाँ पर प्रेशर लगा लिया और इसको ऊपर नहीं उठने दिया, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर न तो ये नीचे जाएगा न ये ऊपर जाएगा, यानी कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और ऐसी प्रक्रिया जहां परासरण होना बंद हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया जहां परासरण होना बंद हो जाएगा, उस समय पर जो दाब लग रहा होगा, यहाँ पर इस समय पर जो दाब लग रहा होगा, इसी दाब को हम क्या कहते हैं? इसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब कैसे डिफाइन करा? इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए न्यूनतम आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हमने ऊपर से नाप लिया, क्योंकि जितना अंदर से लग रहा है उतना ऊपर से लगा दें तो ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी। जितना अंदर से लग रहा है उतना ऊपर से लगा देंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। इसी को हम कह रहे हैं परासरण दाब। वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक ले, वह न्यूनतम आवश्यक दाब, आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक ले, जो परासरण की क्रिया को रोक ले, जो परासरण की क्रिया को रोक ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। वह न्यूनतम आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक ले, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। वह न्यूनतम दाब जो आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। और परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं आगे का कंसेप्ट। परासरण दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे परासरण दाब प्रभावित होगा। तो देखेंगे जरा कि परासरण दाब कैसे प्रभावित होता है। तो इसके लिए वन टॉप नियम दिए गए कि कब परासरण दाब ज्यादा होगा, कब परासरण दाब कम होगा। तो जो परासरण दाब है वो टी के अनुपाती होता है। टी मतलब ताप के अनुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, तो ज्यादा दाब लगाएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस लेके आएंगे आप दोनों तरफ, तनु विलयन और सांद्र विलयन की कंडीशन में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों तरफ तनु विलयन और सांद्र विलयन का, तो फिर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, यानी कि परासरण दाब सांद्रता के अनुपाती होता है। ये बॉयल वाल्ट नियम है। इसको क्या कहते हैं? बॉयल का वाल्ट नियम, बॉयल का वाल्ट नियम। ऐसे ही ये जो दाब है वो टेम्परेचर के अनुपाती है। वो गैल्वसैक का नियम जो होता है, गैसीय आयतन का नियम होता है, उसी तरह से ये गैल्वसैक का वाल्ट नियम होता है, चार्ल्स वाल्ट नियम, इस तरीके से होते हैं सब। पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां से जो होते हैं वो हम कहते हैं पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, वी प्रोपोर्शनल टू टी और पी प्रोपोर्शनल टू टी। इस तरीके से जो होते हैं, इसी तरीके से ये दो बॉयल वाल्ट नियम, चार्ल्स वाल्ट नियम के नाम से आप समझ सकते हैं इनको। तो आपने दो बातें समझी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी होता है। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी हो जाएगा। आप समझिए क्या होता है। ये गणित का नियम है कि ए प्रोपोर्शनल टू बी है और ए प्रोपोर्शनल टू सी है, तो ए प्रोपोर्शनल हम बी इंटू सी लिख सकते हैं। अगर आपके सामने लिखा है एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई और एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/z,
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे? x प्रोपोर्शनल टू y इंटू 1/z। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक मैथमेटिक्स में ये नियम है। तो आप समझ रहे होंगे कि पाई प्रोपोर्शनल टू c इंटू टी हो गया। अब यहां से अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा c r t। यहाँ r जो है वो गैस नियतांक है। क्या है यहाँ पे? गैस नियतांक। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इसको विलियन स्थिरांक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? विलियन स्थिरांक के नाम से। इसीलिए कई जगह पर आप इसको पाई इक्वल टू CST भी लिखा हुआ देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ s की वैल्यू 1/12 आप लगाएंगे। लेकिन जब दाब किस में आएगा? ATM लीटर पर मोल पर केल्विन इसका मात्रक रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो दाब लगेगा वो ATM में निकलेगा। तो s की वैल्यू क्या लगाएंगे? 1/12। तो यहां से पाई इक्वल टू CST। C यहाँ पर क्या है? मोलरता है। C यहाँ पे क्या है? मोलरता है, यानी मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। पाई इक्वल टू मोल अपॉन विले के मोल अपॉन विलेन का आयतन लीटर में गुणा 1/12 गुणा टेम्परेचर इन केल्विन। और आंसर ये जो आएगा वो ATM में निकल कर आएगा। तो पाई का जो आंसर आएगा वो किस में निकल कर आएगा? ATM में निकल कर आएगा। इस तरीके से आपने पराशर दाब का फॉर्मूला समझा है, पाई बराबर CST। तो आगे समझते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे ध्यान से। रिवर्स ऑस्मोसिस ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RO। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ये वही RO है जो जल को शुद्ध करने के काम आता है। तो क्या से काम करता है ये? तो आप देखिए जरा, वही आपने दो कंटेनर बनाए, बीच में लगा दी SPM और यहां पर भर दिया तनु विलयन और यहां भर दिया सांद्र विलयन। तो जो विलायक होता है वो किधर से किधर जाता है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। विलायक कहां से कहां जाता है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा और यहाँ पर जो प्रेशर है वो पराशर दाब के बराबर लगा देंगे तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अगर पराशर दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए, पराशर दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, दाब से अधिक दाब लगाने पर क्या होगा? यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर पराशर दाब के बराबर दाब लगाएंगे तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन पराशर दाब से ज्यादा दाब लगा देंगे तो ये प्रक्रिया रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि पहले तनु विलयन से विलायक जा रहा था सांद्र विलयन की ओर, अब किधर से किधर जाएगा? सांद्र से तनु की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ा दिया है। और जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलायक जो होता है वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर चला जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रम पराशर। कैसे RO में काम करता है? ये है, देखिए साफ गंदा पानी जिसकी सांद्रता ज्यादा है और ये है साफ पानी जिसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो क्या होगा? जैसे ही पराशर दाब लगाएंगे, पराशर दाब से ज्यादा दाब लगाएंगे तो इस गंदे पानी में से केवल पानी निकल के आएगा इधर और ये पानी साफ हो जाएगा। तो यही काम है RO का। तो कैसे RO काम करता है आपको ये समझ में आया होगा कि RO कैसे काम करता है। पराशर दाब से ज्यादा दाब लगाएंगे तो यहाँ से जो गंदा पानी होगा इसकी सांद्रता ज्यादा है तो यहाँ से पानी निकल के जाएगा और साफ पानी के अंदर मिल जाएगा और आपको बिल्कुल शुद्ध पानी प्राप्त होगा जिसके अंदर गंदगी के कण नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में आपने क्या लगा रखा है? SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली। आइए समझते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक आगे क्या होते हैं। 3 तरह के विलयन आपको समझने हैं। एक होता है समपराशरी, अतपराशरी और न्यून पराशरी विलयन। सम का मतलब है अगर 2 विलयन है और दोनों के पराशर दाब समान है, पाई 1 बराबर होता है अगर पाई 2 के, तो इसका मतलब ऐसे दोनों विलयनों को हम क्या कह देंगे? समपराशरी विलयन। अतपराशरी विलयन किसको कहेंगे? मान लीजिए कि एक विलयन का पराशर दाब ज्यादा है और एक का कम है, तो जिसका पराशर दाब ज्यादा है उसको अतपराशरी कहेंगे और जिसका पराशर दाब कम है उसको न्यून पराशरी। नाम से ही पता चल रहा है, समपराशरी का मतलब दोनों विलयनों का पराशर दाब समान है, अतपराशरी का मतलब जिसका ज्यादा हो और न्यून पराशरी का मतलब जिसका कम हो। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इनसे क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने रेड ब्लड सेल्स में आपने क्या डाल दिया? अतपराशरी विलयन डाल दिया। कैसा विलयन डाल दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अतपराशरी विलयन डाल दिया तो क्या होगा? ये इसमें से पानी बाहर निकलेगा, रेड ब्लड सेल्स में से
पानी बाहर निकलेगा। अब इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जो आरबीसी जो होगी वो सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी तो इसी इफेक्ट को क्रेनेशन के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? क्रेनेशन। क्रेनेशन के नाम से जानते हैं कि अगर आरबीसी को आपने अत पराशरी विलयन के अंदर आपने डाल दिया तो, अगर आपने न्यून पराशरी विलयन के अंदर इसको डाल दिया तो क्या होगा? तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और एक कोशिका फूल आरबीसी जो है वो फूल जाएंगी और स्वेलिंग आ जाएगी और ऐसी कंडीशन में फट भी सकती हैं, और इसी को हम हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? हीमोलाइसिस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। तो क्रेनेशन और हीमोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरबीसी फूल जाती है और क्रेनेशन में आरबीसी सिकुड़ जाती है। इसके कारण यही है कि इसमें अतपराशरी विलयन में डालते हैं और इनको न्यून पराशरी विलयन में डालते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अतपराशरी विलयन में डालने पर, यहाँ अतपराशरी विलयन में डालने पर कैसे यहाँ पर पानी बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, क्यों सिकुड़ जाती है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आइए समझते हैं आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पराशर में विलायक का प्रभाव होता है, किधर से किधर होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। यही बात कर रहे थे, पराशर में क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव होता है। इसके बाद आगे हम बात करें, अर्धपारगम्य झिल्ली अलाव करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसको अलाव करती है? केवल विलायक को प्रभावित करने देती है। अभी यही बात कर रहे हैं लगातार। पराशर दाब का ऐसा ही मात्रक, अभी हमने क्या बताया था, पराशर दाब जो है वो दाब है, एक तरह का दाब है, तो उसका दाब का मात्रक होगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये सभी दाब के मात्रक हैं। तो आप अगर ऐसा ही मात्रक देखेंगे, अगर आप फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़े हैं, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशर दाब एक अर्सन गुणधर्म है, ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। और आगे, यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? यदि कंसंट्रेशन बढ़े तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी था, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पराशर दाब बढ़ जाता है, तो ये बढ़ता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन समपराशरी विलयन है? तो समपराशरी विलयन कौन होते हैं? जिनके पराशर दाब समान होते हैं। तो समान सांद्रता वाला विलयन, समान सांद्रता विलयन कैसा कहलाएगा? समपराशरी विलयन। जिनकी सांद्रता क्या होंगी? समान होंगी। अतपराशरी विलयन में आरबीसी, अभी बताया था, अतपराशरी विलयन में आरबीसी क्या होंगी? सिकुड़ती हैं। क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। इसे क्रेनेशन कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून पराशरी विलयन में आरबीसी पर क्या होगा? फूलती हैं और फट सकती हैं, तो इसका मतलब इसको हीमोलाइसिस कहते हैं। तो ये भी अभी डिस्कस किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? तो पाई बराबर CST या CRT, हमने बात करी थी, CST कहें या CRT कहें, तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पराशर दाब किस पर निर्भर करता है? पराशर दाब किस पर निर्भर करेगा? कणों की संख्या पर, रंग पर, आकार पर या गंध पर? तो वही, क्योंकि अर्सन गुणधर्म है तो ये किस पर निर्भर करेगा? कणों की संख्या पर। 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल NaCl में ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? क्या ये समान होंगे? तो आप 1 मोलर को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और लगेगा, क्योंकि NaCl 1 मोलर की जगह 2 मोलर हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 आयनों में टूट जाएगा। इसका मतलब किसका पराशर दाब ज्यादा होगा? NaCl का अधिक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे जरा, तापमान बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर, वही अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, पाई प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि व्युत्क्रम पराशर में क्या होता है? व्युत्क्रम पराशर में विलायक का प्रभाव तो होता है, लेकिन किधर से किधर होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रेशर लगाकर फ्लो को उल्टा किया जाता है। बिल्कुल सही बात, प्रेशर लगाकर फ्लो को उल्टा किया जाता है। सॉल्वेंट हाई टू लो जाता है, सॉल्वेंट लो टू हाई जाता है, क्या जाता है? ये इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं कर रखा है। अगर ये कंसंट्रेशन कर रखा होता तो इसमें से भी एक ऑप्शन हो सकता था, सही था। अब आप देखेंगे, प्रेशर लगाकर फ्लो को उल्टा किया जा रहा है, ये इसका सही आंसर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।